हेलो बच्चों। आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक मेन डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं जो है मेयर्स रिलेशन। आपका मेयर्स रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। यहाँ पे सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, या तो इसको हमें प्रूव करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स रहेंगे और बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन रहेगा। क्लियर बेटा? इसमें हमें और एक चीज पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनमें क्या फर्क होता है। अगर बेटा सिर्फ मैं हीट कैपेसिटी कहूं तो हीट कैपेसिटी यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा टेम्परेचर डीटी से चेंज करने के लिए ऑफ द गिवन गैस, यानी हीट कैपेसिटी। आपको जो भी अमाउंट ऑफ गैस दी है उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, वो यानी हीट कैपेसिटी। या तो आप उसको ऐसा भी कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, क्योंकि आपका डिफरेंस हमेशा 1 का ही आएगा, वो डिग्री सेल्सियस में रहे या केल्विन में रहे। तो बड़ा ये हीट कैपेसिटी हुआ। जबकि मैंने अगर कहा कि मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये पर्टिकुलर हो जाता है कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ेगा उसे मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे ये गैस ले लिया मैंने, इसको मैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा हूं DQ, और ये इसके नंबर ऑफ मोल्स है मान लो 5, और इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से चेंज करना है। बेटा ये कंटेनर मैंने ओपन रखा तो ये एटमॉस्फेयर को ओपन है ये वाला। अगर ये एटमॉस्फेयर को ओपन है तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, और तो उस समय इसको CP लिख लिया जाएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट इसके ऊपर मेंटेन है। उस समय जितना हीट आप दोगे उसे आप मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहोगे। अगर बेटा आपने उसी तरीके से गैस लिया, ठीक है ना, अब ये जब आपने यहां पे n इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो यहां पे आप 5 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 से डिवाइड करने के बाद पर मोल आ जाएगा। सो जितना भी हीट 5 मोल को दिया है वो ले लो, यहां पे नंबर ऑफ मोल ले लो 5, तो बराबर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर मोल आ जाएगा। वो पर मोल के लिए यहां n से आप डिवाइड कर सकते हो। फॉर 1 मोल कहा तो आप n इक्वल टू 1 रख दो, तो आप 1 मोल को सप्लाई करने वाली हीट ही यहां पे रखना। समझ में आया? अब बेटा ये क्लोज कंटेनर ले लिया मैंने और इसको अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। अब मैंने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया DQ, इसका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे 5, 7 जो भी रहा तो आप उस टेम्परेचर से यहाँ पे डिवाइड कर देना ताकि पर डिग्री सेल्सियस या तो पर केल्विन में आंसर आ जाए। इसके बाद अब ये क्लोज कंटेनर है आपका। क्लोज कंटेनर में गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन से चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे उसे आप CV कह दोगे। CV यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रहेगा आपका DQ डिवाइडेड बाय N इंटू डेल्टा T, ऐसा हो जाएगा भाई। ये हो गया आपका मोलर। लेकिन अगर मैंने CP इक्वल टू CP की जगह मैं SP लिख लेता हूं, SP लिख दिया तो स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गिवन मास टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ये आपका स्पेसिफिक हीट रहेगा। बेटा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कह दिया तो वो 1 ग्राम के लिए होता है। यहां जो भी गिवन मास रहेगा वो यहां पे रख देना, उसके लिए जो भी हीट लगा वो यहां पे रख देना, जो टेम्परेचर राइज करोगे उसको यहां पे रख देना। तो सभी वैल्यूज पुटअप करने के बाद अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट मास टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और यूनिट केल्विन, ये आ जाएगा। आपको यहां पे 3 चीजें मैंने बताया। बेटा ये जो है वो हीट कैपेसिटी, इसका मतलब क्या होता, गिवन अमाउंट ऑफ मास या गिवन अमाउंट
गिवन अमाउंट ऑफ गैस, जो भी आपको गैस दिया होगा उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए लगने वाली हीट। जबकि ये क्या हुआ, मोलार कहा तो 1 मोल के लिए रहेगा या n नंबर ऑफ मोल्स के लिए रहेगा, और अगर स्पेसिफिक कहा तो 1 ग्राम के लिए रहेगा या तो गिवन मास के लिए रहेगा। गिवन मास से डिवाइड करने के बाद पर ग्राम आ जाएगा। तो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है जो भी गिवन अमाउंट है उसके लिए बोले तो हीट कैपेसिटी, गिवन बॉडी, गिवन गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, तो हीट कैपेसिटी, ओनली हीट कैपेसिटी। अगर मोलर हीट कैपेसिटी कह दिया तो पर मोल, ठीक है, तो उसको दिए हुए नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना ताकि पर मोल आपका आंसर आ जाए। और अगर स्पेसिफिक का वर्ड का इस्तेमाल हुआ तो स्पेसिफिक का समझ जाना ये पर ग्राम है, ठीक है, आपको जो भी मास दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देना तो आपका पर ग्राम आ जाएगा, वो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर ग्राम। अगर मान लो 10 ग्राम के लिए जितना हीट लगा उतना यहां रख देना, जितना हीट लगा वो यहां पे रख दिया 10 ग्राम के लिए, और 10 ग्राम यहां पे रख दिया तो हीट सप्लाइड पर ग्राम आ जाएगा। क्लियर इतना? तो 3 चीजें हो गई बेटा अपनी। हीट कैपेसिटी यानी क्या, गिवन क्वांटिटी के लिए, वो कुछ भी रहे, मोलार कह दिया तो पर मोल के लिए, ठीक है, और स्पेसिफिक कहा तो पर ग्राम के लिए। इतना बेसिक आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, ये बेसिक के बाद हम लोग डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। मोलर हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों भी दो टाइप के रहते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। कंटेनर को ओपन रख दिया तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया, और कंटेनर को क्लोज कर दिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। क्लियर यहां तक? इसके बाद और एक नॉलेज आपको रहना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? जैसे मैंने ये अमाउंट ऑफ गैस ले लिया, इसके अंदर इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। बेटा जो अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई करते हो उसको कह दो dQ, और जो भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हो उससे ये गैस गर्म होगी, यानी इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, दैट इज du। du इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या तो किताबों में DE भी लिखा रह सकता है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, या तो आप du कह दो या तो DE कह दो। और बेटा बचा हुआ अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन में कन्वर्ट होगा, यानी ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये वर्क डन हो गया। अगर मान लो मैंने 10 जूल हीट सप्लाई किया तो ये 10 जूल हीट की वजह से ये गैस आपकी गर्म हो रही है, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी मान लो 3 जूल से चेंज हो गई। तो बेटा हमने तो हीट दिया था 10, 3 जूल चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा और 7 जूल का वर्क डन होगा। तो ये क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एनर्जी का पूरा हिसाब लग रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज dQ, दैट इज 10, ठीक है, इसी से चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ और उसी से हमारा बचा हुआ वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। तो dQ इक्वल टू DE प्लस DW, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये वर्क डन, ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब अगर बेटा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, इसको फिक्स कर दिया, पिस्टन अभी मूव नहीं हो रहा है, ये वाला पार्ट फिक्स कर दिया, तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, तो वर्क डन क्या हो गया आपका 0। समझा? तो जो भी मैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करूंगा वो सीधा सीधा इसका इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, यानी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड अगर 10 है तो पूरा का पूरा 10 चेंज इन इंटरनल एनर्जी के काम में आएगा, तो ये पूरा 10 हो जाएगा। तो इस समय आपका dQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, du या तो d। ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, ये वॉल्यूम आपका फिक्स है, तो बेटा इस समय जो फॉर्मूला रहेगा वो NCV डेल्टा T को यूज करोगे, क्योंकि आपका CV का फॉर्मूला आया था dQ डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, ऐसा आया था अपना फॉर्मूला। तो यहां से dQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, NCV डेल्टा T। अगर बेटा पर मोल कहा तो यहां N इक्वल टू 1 कर देना, समझ में आ रहा है। और ये CV हुआ और ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ। नंबर ऑफ मोल के टर्म में लेना है तो N, यानी मोलर हीट कैपेसिटी होगा ये। अगर यहाँ पे N की जगह पे M लिखा होता तो ये स्पेसिफिक हीट रहा होता, और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो वो हीट कैपेसिटी रहा होता। बट अगर आपको गिवन है
कि ये मोलर हीट कैपेसिटी है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप समझ जाना नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए हुए, फॉर 1 नंबर ऑफ मोल्स है वो। क्लियर? तो ये dq इक्वल टू डी हुआ विच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी। अब अगर बेटा ये वेटलेस पिस्टन रहा और फ्रिक्शनलेस, तो ये जस्ट लाइक दी ओपन कंटेनर ही काम करता है, यानी जस्ट लाइक दी एटमॉस्फियर। इसके ऊपर एटमॉस्फियर है मान लो, या तो आप मासलेस पिस्टन कहो, पिस्टन है लेकिन मास उसका नहीं के बराबर है, फ्रिक्शन भी नहीं के बराबर है, तो कांस्टेंट प्रेशर वो मेंटेन करेगा। या तो ओपन कंटेनर ले लो, सो ओपन कंटेनर भी लेते हो तो ये एटमॉस्फियर का प्रेशर कांस्टेंट इसके ऊपर बना रहता है। तो आपका dq इक्वल टू du प्लस dw, dw यानी क्या? वर्क डन। वर्क डन कहां पर आ गया? यहां पे वर्क डन बाय द वेपर अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क डन करके इसको बाहर निकालना है, दैट इज अ dw। सो ये हो गया आपका dq इक्वल टू du प्लस dw, या तो de प्लस dw। इसके बाद का इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड रहता वो एनसीपी डेल्टा टी रहता, ये एनसीपी डेल्टा टी। तो हमने दो फॉर्मूले ले लिए, एक हीट का फॉर्मूला, यहां पे देखना बेटा, हीट के दो फॉर्मूले लिए, एक लिया एनसीपी डेल्टा टी और एक ले लिया एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है? अब ये हो गया जब कांस्टेंट प्रेशर है, यानी ओपन कंटेनर ऐसा वाला, या मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और ये वाला CV यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई हुआ वो। तो ये हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां तक क्लियर है? ये भी आपको नॉलेज रहना चाहिए अच्छे से। यहां पे N लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल, तो ये मोलर हीट कैपेसिटी है। अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता तो यहां पे मास रहता। ठीक है? नेक्स्ट, अब इतना नॉलेज अगर आपको पता है, ये आपका अगर बैकग्राउंड बन गया, तो इसके बेस पे हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं। बेटा अभी मैंने जो आपको पढ़ाया वो सब आपका बेसिक था, जो आपको पहले से ही आना चाहिए मेयर्स रिलेशन सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो पहला पॉइंट बेटा, ये हमने कंटेनर में गैस ले लिया, इसको अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, इसमें से ये वर्क डन हो रहा है और इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq इक्वल टू डी प्लस dw हो जाएगा। ये आपने लिख लेना है यहां पे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी d प्लस वर्क डन। तो जितना भी हीट आप सप्लाई करते हो उससे गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और बचा हुआ आपका वर्क डन में कन्वर्ट होता है। बेटा ये ओपन है, यहां पर ये एटमॉस्फेयर को ओपन है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हुआ, तो ये जो dq रहेगा ये आपका एनसीपी डेल्टा टी रहेगा। क्लियर? यहां तक आ गया सबको? इसके बाद अब बेटा स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में इसको क्लोज कंटेनर में लेंगे। ये हमने कंटेनर क्लोज कर दिया। इस समय हम लोग जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको क्या लेंगे? dq, और उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? du या तो d, यानी हम लोग जो भी हीट सप्लाई करेंगे वही आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा। वर्क डन तो यहां पे होगा ही नहीं क्योंकि ये फिक्स है कंटेनर, यहां पे नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन, तो जो भी हीट सप्लाई किया वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा। बेटा ये रहता आपका हीट सप्लाइड इज एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है? अब आप ऐसा कह सकते हो कि 1 मोल के लिए n इक्वल टू 1 हो गया, 1 मोल के लिए n इक्वल टू 1 हो गया, तो इतना ही बचा आपका। अब ये इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 3, dq इक्वल टू डी प्लस dw। अब ये पूरा का पूरा हीट बोले तो ये वाला एनसीपी डेल्टा टी यानी सीपी डेल्टा टी। ठीक है? और बेटा ये डीई यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आप यहां से देख लो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ रहा है? सीवी डेल्टा टी। ये हो गया सीवी डेल्टा टी प्लस बेटा वर्क डन का फॉर्मूला प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी यहां पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
और वॉल्यूम कितने से चेंज हो रहा है, यानी अगर यहाँ पे पिस्टन भी रहा फ्रिक्शनलेस और मासलेस, तो ये कितना मूव हुआ, या तो ओपन कंटेनर, ठीक है ना, तो ये गैस कितना एक्सपांड हुई अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आपको वर्क डन मिलता है। वर्क डन यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ, दैट गिव्स द वर्क डन, ठीक है। देयरफॉर ये हो गया बेटा आपका सीपी डेल्टा टी, ये हो गया आपका सीवी डेल्टा टी प्लस ये पी डेल्टा वी। तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो ये एनआरटी लिख सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगेन फॉर 1 मोल एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, या तो अगर आपने एन 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 रखा होता तो भी कैंसिल हो गया होता। अब ये dt है सभी तरफ, स्मॉल टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर कैंसिल कर दो, तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R, यानी देयरफॉर Cp माइनस Cv इक्वल टू R। बेटा ये हो गया आपका मेयर्स रिलेशन। ये वाला है R का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ये समझ जाना मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब यह आपका डेरिवेशन हो चुका है, अब हम इसको केसेस लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। आप ये देखो बेटा, Cp का फॉर्मूला dq डिवाइडेड बाय n डेल्टा t था, यानी ये फॉर्मूला क्या था आपका, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ n मोल ऑफ ए गैस बाय टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। अब ये हीट के लिए कैलोरी हो गया मान लो, ये नंबर ऑफ मोल के लिए मोल इस्तेमाल हुआ, चेंज इन टेम्परेचर के लिए केल्विन या तो डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल हुआ। अब बेटा ये वाला वैल्यू अगर आपका कैलोरी में है और ये वाला वैल्यू भी अगर आपका कैलोरी के टर्म में आ रहा है, ये ऐसे कैलोरी पर मोल केल्विन, और अगर ये आपका 8.314 जूल पर मोल केल्विन ऐसा आ रहा है मान लो, तो आप देख लो बेटा ये यहां पर भी कैलोरी पर मोल केल्विन है, यहां पे भी कैलोरी पर मोल केल्विन है, तो आपका तीनों जगह पर मोल पर केल्विन आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन ये हो गया कैलोरी में, ये हो गया कैलोरी में, लेकिन ये हो गया आपका जूल में, तो इसको भी कैलोरी में कन्वर्ट कर दो। तो इसको कैलोरी में कन्वर्ट कैसे करोगे, 4.184 से डिवाइड करके, और 4.184 यानी जूल यानी जे का मतलब यहां पर जूल नहीं है, जे का मतलब है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो बेटा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे यानी अप्रोक्सीमेट कहो तो 4.2 और एग्जैक्ट लेना चाहो तो 4.184, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, यानी ये जो जूल में आंसर आ रहा था उसको कैलोरी में ये कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आपका 1 कैलोरी यानी 4.184 जूल होता है ऐसा। तो अगर आपने यहां पे भी लिया, मान लो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो और बाद में वो 4.184 को नीचे भेज दो तो भी चलेगा, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, आपको नोट याद रखना है, जैसे फर्स्ट नोट Cp माइनस Cv इक्वल टू R है, ठीक है ना, तो ये किस में आ रहा है, कैलोरी पर मोल केल्विन, ये किस में आ रहा है आपका, कैलोरी पर मोल केल्विन, और ये वैल्यू क्या रहती है बेटा 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर आपको ये जूल में ही दे दिया जाए, अगर आपको ये जूल में ही दे दिया जाए तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कैलोरी में गिवन रहा, अब ये दो चीजें कैलोरी में है और ये जूल में है, तब आपको कन्वर्ट करना जरूरी है, यानी 1 कैलोरी के जगह पर 4.184 जूल लिख दो, इसके जगह पे भी 4.184 जूल लिख दो तो भी चलेगा, या तो सीधे सीधे यहां पर 4.184 से डिवाइड कर दो तो ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सबके सब कैलोरी में आ जाएगा। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R डिवाइडेड बाय J, अगर मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है ना, तो अब ये हो गया मेरा कैलोरी में कैलोरी पर मोल केल्विन, ये भी कैलोरी पर मोल केल्विन, और ये भी हो गया मेरा कैलोरी पर मोल केल्विन। अब ये सब बराबर कन्वर्ट हो गया,
कैलोरी पर मोल केल्विन, कैलोरी पर मोल केल्विन, ये ऐसा। यानी आप जे को किस तरीके से यूज करना है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या तो आप हमेशा क्या करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूनिट के साथ रख के देखो, या तो पूरा का पूरा कैलोरी में रहे या तो पूरा का पूरा जूल में रहे, उसको उस तरीके से कन्वर्ट कर देना। तो ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट मेयर्स रिलेशन में, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर था। अब अच्छे से ध्यान देना बेटा, Cp लिखना और Sp लिखना दोनों में फर्क ध्यान देना। यह मोलर हीट कैपेसिटी, जबकि यह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जनरली स्पेसिफिक हीट पर ग्राम के लिए इस्तेमाल होता और ये पर मोल के लिए इस्तेमाल होता। ये मोलर हीट कैपेसिटी तो पर मोल और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो पर ग्राम। अगर मान लो मैंने O2 गैस ले लिया, अब मान लो मैंने O2 गैस ले लिया, तो O2 गैस का एक मोल कहना, यानी एक मोल ही इक्विवेलेंट रहता आपका किसके, ऑक्सीजन, यानी 32। तो बेटा ये 32 ग्राम हो गया, बराबर। आप अच्छे से ध्यान दो बेटा, 1 मोल के लिए कहना, यानी 1 मोल O2 के लिए कहना, यानी ही 32 ग्राम के लिए कहना हो गया। ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर मोल ऑफ O2 गैस, इसी का मतलब हो गया ये जो Cp है वो 32 ग्राम के लिए है, क्योंकि एक मोल में 32 ग्राम आता है। जबकि स्पेसिफिक कहने का मतलब सिर्फ 1 ग्राम को लगने वाली हीट। तो बेटा 1 ग्राम को हीट कम लगेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन 1 मोल कहा तो 32 ग्राम हो गया, और 32 ग्राम को गर्म करने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट ज्यादा लगेगी। तो आपका Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp इज ग्रेटर देन Sp, यानी ये Cp बोले तो मोलर, Sp बोले तो स्पेसिफिक। तो इनमें कितने का फर्क आ रहा है, 1 ग्राम के लिए इतनी हीट लगती है और 32 ग्राम के लिए इतनी लगती है। तो अगर मुझे यहां इक्वल साइन लाना है तो मुझे मोलर मास से यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरा रिलेशन बिटवीन, ये क्या है आपका मोलर हीट कैपेसिटी, ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये हुआ 1 ग्राम के लिए लगने वाली हीट, और ये हुआ इंटू 28 इंटू 32, ऑक्सीजन है तो 32 इंटू 32 ग्राम, तो बराबर ये 32 ग्राम को लगने वाली हीट, यानी 1 मोल को लगने वाली हीट हो गया। ये किसका है बेटा, स्पेसिफिक, यानी 1 ग्राम के लिए लगने वाली हीट, उसको 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मोलर मास से, तो बराबर 32 ग्राम के लिए लगने वाली हीट हो गया, और 32 ग्राम बोले तो 1 मोल, इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। ये रिलेशन समझ में आ गया। अब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड, Cp माइनस Cv इक्वल टू R/J। अब बेटा मोलार की जगह पर मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट माइनस मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू R/J, ऐसा हो गया। यानी मोलार हीट की जगह पर स्पेसिफिक हीट इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दिया। देयरफॉर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू R डिवाइडेड बाय J, और ये M कॉमन निकलेगा, यहां से M को कॉमन निकाल के नीचे भेज दो, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये थर्ड रिलेशन हुआ। सो मेयर्स रिलेशन का डेरिवेशन करने के बाद आपको ये तीनों पॉइंट्स बताते आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया था आपका, ये भी कैलोरी, ये भी कैलोरी, ये भी कैलोरी, या तो ये भी जूल, ये भी जूल और ये भी जूल, तीनों के तीनों कैलोरी में दो या तो तीनों के तीनों जूल में दो, तो ये हो जाएगा। अगर ये दोनों कैलोरी में है और ये जूल में है तब आप इसको J से डिवाइड कर देना। J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसकी वैल्यू 4.184, यानी ये जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया हमने,
ताकि सबका सब कैलोरी में आ जाए। और ये हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट कर दिया। तो स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट करोगे तो यहां m से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी यानी मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? स्पेसिफिक हीट यानी फॉर 1 ग्राम, मोलर का तो फॉर 1 मोल, और ओनली हीट कैपेसिटी कहा तो फॉर द गिवन मास। ये आपका रिलेशन हो गया बेटा, मेयर्स रिलेशन। इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। न्यूमेरिकल्स आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी काम में आ सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है आपको वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट SP is given, that is 3400 calorie per mole Kelvin, कैलोरी पर केजी केल्विन गिवन है बेटा, कैलोरी पर केजी केल्विन, क्योंकि स्पेसिफिक है तो मास आएगा। ठीक है, नाउ CV की वैल्यू गिवन, SV की वैल्यू गिवन है, that is 2400 कैलोरी पर केजी केल्विन। बेटा इसमें केजी केल्विन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का तो मास आता है, अगर मोलर रहा तो मोल आता है। आप SP माइनस SV कहो तो 1000 आ जाएगा, SP माइनस SV ये आपका 1000 कैलोरी पर केजी केल्विन ये आ जाएगा। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। आगे देख लेते बेटा इसके। फॉर द हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है ये बेटा। H2 गैस का मॉलिक्यूलर वेट जो रहता है वो 2 ग्राम रहता है, 2 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ J की वैल्यू आपको निकालना है, और आपको R की वैल्यू गिवन है 8300 जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। चलो इधर देखो बेटा, अब हमें फॉर्मूला पता है SP माइनस SV इक्वल टू R डिवाइडेड बाय J इंटू M नॉट मॉलिक्यूलर वेट। बेटा ये आपको किस में दिया है? कैलोरी पर केजी केल्विन, ये कैलोरी पर केजी केल्विन, ठीक है ना। ये किस में दिया हुआ है? जूल पर केजी केल्विन। तो ये वाला वैल्यू दिया था जूल में, ये दिया था कैलोरी में, तो बराबर ये जूल को 4.184 से डिवाइड कर दिया आपने J से, ताकि ये भी कैलोरी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके वैल्यू को एज इट इज रख दो, दैट इज 1000, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू एज इट इज रख दो 8300 डिवाइडेड बाय J बोले तो 4.184, इसको ले लो आप, और मॉलिक्यूलर वेट बोले तो 2 ले लो, यानी 2 ग्राम में रहने दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे इसको केजी में कन्वर्ट करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाली वैल्यू पर केजी है, ये भी वैल्यू पर केजी है, तो केजी वैसे भी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इसको रख दिया, और J की वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा है कि इसके लिए आप J की वैल्यू निकालो। J यानी क्या? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो J की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो वो आंसर आपका आ जाना चाहिए बेटा 4.15 जूल पर कैलोरी। आप यहां पे भी चेक कर सकते हो, ये जूल, जूल पर कैलोरी, यानी 1 कैलोरी के लिए जूल की वैल्यू 4.15 रहेगा। पर कैलोरी है ना ये, 4.15 जूल पर कैलोरी, 1 कैलोरी में इतना जूल, ये उसका कन्वर्शन हो जाएगा, जिसे आप मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हो। ठीक है, ये आपने इस कंडीशन के लिए सॉल्व कर लिया। और एक क्वेश्चन गिवन है आपको, सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट, अच्छा Cp माइनस Cv इज गिवन 8000 जूल पर मोल केल्विन होगा, नहीं जूल पर केजी केल्विन दिया है। ठीक है, तो बेटा केजी केल्विन दिया है यानी पर केजी लिया हुआ है। Cp बाय Cv की वैल्यू, Cp बाय Cv की वैल्यू
1.65 दिया है और आपको इसमें सीपी का आंसर निकालना है। कैलकुलेट द 2 मोलार स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, आपको मोलार स्पेसिफिक हीट निकालना है। चलो ध्यान दो बेटा, इधर आपको हमेशा बुक्स में ये कंफ्यूजन हमेशा होता रहेगा कि ये मोलार लेना है या स्पेसिफिक लेना है या हीट कैपेसिटी लेना है, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा यूनिट की तरफ देख लेते जाओ, तो ये यूनिट ही आपको बता देता है कि 1 केजी गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए 1 जूल की हीट रिक्वायर है। यहीं से पता चलता था 1 केजी की गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए 1 जूल की हीट लग रही है। अगर ऐसा रहा कैलोरी पर मोल केल्विन या तो कैलोरी पर केजी केल्विन, तो आप यूनिट को देख के समझ लो। यहां पे ये क्या बता रहा है, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट लगेगा 1 कैलोरी, या पे जो भी दिया रहेगा उतना कैलोरी। ये भी हो रहा है 1 केजी का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए इतना कैलोरी हीट लग रहा है। यूनिट से पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। और ग्राम या केजी रहा तो वो स्पेसिफिक रहता है, तो इन्होंने मोलार स्पेसिफिक हीट ऐसा पूछा हुआ है। इसमें आपको सीपी और सीवी की वैल्यू निकालना है। चलो इधर थोड़ा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन 1 पता है, इक्वेशन 2 पता है, 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। यहां से आप सीपी की वैल्यू निकाल सकते हो 1.65 टाइम्स सीवी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। ये इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका सीपी और सीवी निकल जाएगा। जैसे यहां से सीपी की वैल्यू निकालो 1.65 टाइम्स सीवी, इसको आप यहां पे पुट अप कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1.65 सीवी माइनस सीवी इक्वल टू ये वैल्यू। सिर्फ आप यूनिट बराबर रखना, फिर यहां से आप ये माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दो, यानी 0.65 टाइम्स सीवी हो गया इक्वल टू 8000 आ गया ये आपका। तो यहां से सीवी का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 8000 डिवाइडेड बाय 0.65 हो जाएगा। ये आपका सीवी हो गया। और अगर मुझे सीपी निकालना रहा तो सीपी निकालना रहा तो सीवी प्लस आर कर देना, तो आपका सीपी भी आ जाएगा यहां से। क्लियर। अब इसमें आर की वैल्यू भी ले लिया। फाइनली आपका आंसर जूल पर केजी केल्विन में ही निकाला हुआ है, क्योंकि ये जूल पर केजी केल्विन में ही दिया हुआ था ना, तो ये भी आंसर आपका जूल पर केजी केल्विन में ही निकाला हुआ है। इसको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, आपको